ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने मंडे को हमने लेक्चर में जीपीयूज़ को स्टडीज़ किया था, और आज जो है हम एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर है पास्कल आर्किटेक्चर, जो जीपीयू एनवीडिया का आर्किटेक्चर है, और पास्कल जीपीयू जो है हम उसको आज स्टडी करेंगे। तो इस आर्किटेक्चर में बेसिकली ईच SIMD प्रोसेसर हैज़ 2 और 4 SIMD थ्रेड स्केजुलर। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो NVIDIA है वो थ्रेड स्केजुलर को रैप स्केजुलर का नाम देता है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें 2 और 4 वेक्टर इंस्ट्रक्शन डिस्पैच यूनिट्स हैं। अभी आप देखेंगे वेक्टर डिस्पैच यूनिट क्या होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो इंस्ट्रक्शन इशू थे वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर या एक जनरल पर्पस प्रोसेसर्स के अंदर रिस्क 5 के अंदर। तो ये जो इंस्ट्रक्शन इशू है बेसिकली इंस्ट्रक्शन डिस्पैच यूनिट है इनके अंदर, और 64 SIMD लेन्स हैं इस पास्कल के अंदर, ठीक है। और जो इंटरेक्ट करती हैं जी 32 डबल प्रेसिजन यूनिट्स के साथ, और डबल प्रेसिजन यूनिट्स क्या हैं जी, ये डबल प्रेसिजन यूनिट्स के अंदर डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, 64 बिट ऑपरेशंस, ठीक है जी। 64 बिट अरिथमेटिक परफॉर्म होती है इन डबल प्रेसिजन यूनिट्स के अंदर। इसके अलावा 16 लोड स्टोर यूनिट्स हैं इनमें, और 16 स्पेशल फंक्शन यूनिट्स हैं इसके अंदर, SFUs कहते हैं उनको। ये बिल्कुल नए हैं, ये बेसिकली स्पेशल फंक्शंस हैं जिसमें स्क्वायर रूट्स, रेसिप्रोकल, साइन, कोसाइन, एक्सेट्रा, इस तरह के फंक्शंस जो हैं इसके अंदर आप बेसिकली इनकी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं आपके पास हार्डवेयर में डायरेक्टली। ये GPUs के अंदर आप डायरेक्टली इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जी 2 threads of SIMD instructions are scheduled each clock cycle. Threads are independent, no need to check data dependencies. ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि ऐसे ही GPUs के अंदर जो आपके थ्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और उनका ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और अगर वो इंडिपेंडेंट है इट मीन्स उनके अंदर कोई डेटा डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपके पास्कल आर्किटेक्चर का एक सिंगल मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेसर है। इस तरह के जो आपके GPUs के अंदर 50 पास्कल GPU के अंदर 56 इस तरह के प्रोसेसर्स हैं। GPU के अंदर पास्कल GPU के अंदर इस तरह के 56 SIMD प्रोसेसर्स हैं, और उनमें से एक सिंगल प्रोसेसर जो है SIMD प्रोसेसर वो इस तरह का है जिसकी शेप्स जिसकी स्पेसिफिकेशंस जो है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। आप देख सकते हैं इसमें 64 SIMD लेन्स हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 × 8 64, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ये सॉरी ये आप देखें, ये 1 2 SIMD लेन्स जो है 1 2 3 4, ये 4 है, और 1 2 3 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं। तो ये आपके 8 SIMD। जी उम्मीद है कुछ बेहतर होगी। अगर आप स्टिल की प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। जी सुन सक रहे हैं आप लोग मुझे? जी सर पहले भी ठीक ही आई थी आवाज। ओके जी, ये आपके GPUs के अंदर 64 SIMD लेन्स हैं। तो ये SIMD लेन्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, तो 8 × 8, और यहाँ पे भी 8 हैं। तो 8 × 8 64 SIMD लेन्स हैं इसमें। 32 डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स डबल DP यूनिट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है जी। तो ये जो इनकी रोज़ हैं वो 8 हैं, 4 × 8 = 32। इसके अलावा 16 लोड स्टोर यूनिट्स हैं, 16 स्पेशल फंक्शन यूनिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये 8 लोड स्टोर यूनिट्स ये हैं, और 8 लोड स्टोर यूनिट्स यहाँ पे हैं। स्पेशल फंक्शन यूनिट्स 8 यहाँ पे हैं और 8 यहाँ पे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन कैश है, और ये आपके इंस्ट्रक्शन बफर्स हैं, और ये आपके रैप स्केजुलर्स हैं, ठीक है। ये 2 रैप स्केजुलर्स हैं, एक यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे है। और इसके अलावा इसमें 2 to 4 डिस्पैच यूनिट्स होते हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें 2 यहाँ पे होते हैं, 2 यहाँ पे होते हैं। कोई इनके वेरिएंट्स होंगे पास्कल आर्किटेक्चर के जिसके अंदर 4 और 4 8 टोटल डिस्पैच यूनिट्स हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा फिर ये नीचे इनकी लोकल मेमोरी है। ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, हर SIMD थ्रेड जो है उसके पास एक लोकल प्राइवेट मेमोरी है, ठीक है जी। ये टेक्सचर यूनिट्स हैं, ये ग्राफिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, इसकी आप डिटेल में ना जाएं। और ये इनकी एक शेयर्ड मेमोरी है जो 64 किलोबाइट्स की शेयर्ड मेमोरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।
फास्ट फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस इन 3 साइजेस। अच्छा जी, ये जो आपका हम जो पास्कल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं इसमें स्पेसिफिक जो मॉडल है वो है GP100। ठीक है जी, तो ये इट इज़ द फर्स्ट GPU विद सच हाई परफॉर्मेंस फॉर हाई परफॉर्मेंस अरिथमेटिक। ये जो GP100 पास्कल आर्किटेक्चर है इसमें ये सबसे पहला GPU था जिसमें जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी हाई है। नंबर 2, ये जो पास्कल आर्किटेक्चर है इसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के तीनों फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। ये सिंगल प्रिसीजन भी कर सकता है, डबल प्रिसीजन भी परफॉर्म कर सकता है और हाफ प्रिसीजन जो है, हाफ प्रिसीजन ये भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, तो इनकी जो रेट्स हैं, सिंगल प्रिसीजन 10.6 टेराफ्लॉप्स पर सेकेंड, डबल प्रिसीजन 5.3 टेराफ्लॉप्स पर सेकेंड और हाफ प्रिसीजन इज 21.2 टेराफ्लॉप्स पर सेकेंड। तो ये जो है ये ओल्डर आर्किटेक्चर्स हैं, मैक्सवेल 40 एंड केपलर 40। ये दोनों पुराने आर्किटेक्चर हैं। इसके बाद ये पास्कल आया था, ये यहाँ पे P स्टैंड फॉर पास्कल, M फॉर मैक्सवेल एंड K इज़ फॉर केपलर। तो यहाँ पे जो पास्कल है ये डबल प्रिसीजन 32 बिट्स के जो ऑपरेशंस हैं वो सिंगल प्रिसीजन 32 बिट्स सिंगल प्रिसीजन के जो ऑपरेशंस हैं 10.6 इनका टेराफ्लॉप्स हैं। और ये जो डबल प्रिसीजन है, सॉरी हाफ प्रिसीजन 16 बिट्स के जो ऑपरेशंस हैं ये 21.2 टेराफ्लॉप्स जो हैं ये इनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है जी, जबकि डबल प्रिसीजन इनकी 5.3 टेराफ्लॉप्स हैं। और ये जो तीनों फ्लेवर्स हैं फास्ट फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंसेस हैं इस GP100 में, ये इससे पहले NVIDIA के जितने भी GPUs थे उन सब से हायर है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा जी ये जो पास्कल आर्किटेक्चर है इसमें जो इनोवेशंस थी, एक 16 बिट की जो सिंगल प्रोसीजर है ये भी इसी में ऐड की गई थी। सेकंड इनकी इनोवेशन जो है वो है हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये हमने चैप्टर 2 में देखी थी और ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग इसको खुद देखेंगे। तो ये हाई बैंडविड्थ मेमोरी वर्जन 2 जो कि बेसिकली एट 732 गीगाबाइट्स पर सेकंड पे ऑपरेट करती है, तो ये इनके साथ अटैच्ड है। तो HBM2 मेमोरी स्टैक मेमोरी, आप लोगों ने इस चैप्टर 2 में देखा था कि आप मेमोरीज को स्टैक कर देते हैं और उनका क्या फ़ायदा होता है, ये भी आप चैप्टर 2 में देख चुके हैं। एंड इज़ लोकेटेड ऑन द सेम फिजिकल पैकेज एज GPU। तो ये GPU की ऑन चिप मेमोरी है और ये GPU के अंदर उसकी ऑन चिप हाई बैंडविड्थ मेमोरी जो है वो अटैच्ड है। और इसका जो रेट है इसकी बैंडविड्थ जो है इट इज़ 732 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। इट इज़ फास्ट, हाई कैपेसिटी, एक्सट्रीमली एफिशिएंट। मे भी आप लोगों ने टर्म पढ़ी हो COWOS, इट इज़ चिप ऑन वेफर ऑन सबस्ट्रेट। ये आप लोगों ने मे भी VLSI के कोर्स में पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हुई तो नो प्रॉब्लम। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या कहते हैं VLSI टेक्निक है, इट इज़ चिप ऑन वेफर ऑन सबस्ट्रेट। ठीक है जी, इसकी भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इससे पहले जितने भी NVIDIA के आर्किटेक्चर्स थे, केपलर और मैक्सवेल, इनसे ये 3 टाइम्स इनकी मेमोरी जो है ये इस पास्कल आर्किटेक्चर में P100 की पास्कल आर्किटेक्चर की इट इज़ 3 टाइम्स मोर बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू ओल्डर NVIDIA GPUs। ठीक है जी, एंड इट इज़ एट 732 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। और इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑन चिप हाई बैंडविड्थ मेमोरी 2 यूज़ की हुई है। नेक्स्ट इनकी जो इनोवेशन थी पास्कल आर्किटेक्चर के अंदर, इट हैज़ हाई स्पीड चिप टू चिप इंटरकनेक्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो GPUs हैं ये हेट्रोजीनियस आर्किटेक्चर है। इसमें बेसिकली इन्होंने GPU टू GPU भी इन्होंने कम्युनिकेट करने, और इसके अलावा इन्होंने जो आपका CPU है, होस्ट आर्किटेक्चर है, जो जनरल पर्पस प्रोसेसर, RISC-V या वेक्टर आर्किटेक्चर, उनसे भी इन्होंने कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक नई कम्युनिकेशन लिंक डेवलप किया है, हाई स्पीड चिप टू चिप इंटरकनेक्ट, एंड इट इज़ नोन एज NVLink। ठीक है जी, इस PCI से आप बहुत फेमिलियर होंगे, ये आप लोगों के लैपटॉप्स के अंदर हैं। आजकल तकरीबन हर कंप्यूटर के अंदर PCI यूज़ हो रही होती है। उसका ये और एडवांस्ड वर्जन है, आई गेस 4th वर्जन है। इट इज़ नोन एज पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। E स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस, PCI एक्सप्रेस। तो पहले जो थी ये PCI एक्सप्रेस यूज़ होती थी। तो PCI एक्सप्रेस बस इज़ स्लो, इट हैज़ 7.88 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है जी, और ये जो NVIDIA ने पास्कल के अंदर इनोवेशन की है NVLink की,
इट हैज़ 20 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है जी। तो पहले ये PCI एक्सप्रेस से कनेक्ट होते थे, अब ये NV लिंक से सॉरी ये जो ओल्डर वर्जन है PCI एक्सप्रेस जो आम यूज़ होता है, ये अब जो है अब जो आप चिप टू चिप आप कनेक्टेड हैं, आप कनेक्टेड हैं NV लिंक से, और इनका जो रेट है इट इज़ 20 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है जी। और NV लिंक बिटवीन मल्टीपल GPUs 20 गीगाबाइट्स per second in each direction. ठीक है जी, in each direction. Each GP100 has 4 NV link channels. It means peak aggregate chip-to-chip bandwidth is 160 gigabytes per second per chip. It means 20 in one direction. In both direction, it is multiplied by 2. And for 4 NV links, you have to multiply it with 4, and your peak aggregate chip-to-chip bandwidth is 160. ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली GPU की जो अगर आप डायग्राम देखें ओवरऑल, तो ये 8 GPU हाइब्रिड क्यूब मैश आर्किटेक्चर, इसमें आपके 8 GPUs हैं और ये आपके 2 CPUs हैं। इसमें आप क्या कहते हैं, बेसिकली ये जो ग्रीन लिंक्स हैं दे आर NV लिंक्स। ठीक है जी। तो हर GPU के से आप 4 लिंक्स आपके हैं, तो 1 2 3 4 हर GPU से 4 लिंक्स जो हैं वो आपके इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो GPU टू GPU जो कनेक्शन है वो NV लिंक का है, लेकिन अगर आप लोगों ने CPU से कनेक्ट करना है, जो आपका होस्ट प्रोसेसर है, RISC-V आर्किटेक्चर है या इंटेल का है, कोई भी आर्किटेक्चर है, तो उसके लिए आप PCI एक्सप्रेस से ही कनेक्टेड हैं। ठीक है जी। उसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि आप GPU टू GPU ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, आपको GPU टू CPU जो कम्युनिकेशन है वो कम करनी पड़ती है। ठीक है जी। और GPU टू CPU जो है अगर आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है तो आप जो है वो PCI एक्सप्रेस बस जो है वो यूज़ करें, जो बेसिकली स्लो है एट 7.88 गीगाबाइट्स। जो PCI एक्सप्रेस का वर्जन है, PCI एक्सप्रेस है, इट हैज़ बैंडविड्थ ऑफ 7.88 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। चलिए जी, हम आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और इनकी जो थी इनोवेशन, इट इज़ CUDA 4, जो बेसिकली आपका CUDA आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनकी। इंट्रोड्यूसेस यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग टू प्रोवाइड अ सिंगल वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस फॉर बोथ CPU एंड GPU। इन्होंने CUDA 4 में बेसिकली यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी होगी, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। उससे ये किया है कि भी आपकी यहाँ पे चूँकि आप देख सकते हैं ये CPUs के साथ अलग मेमोरी है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, और GPUs के साथ उनकी एक इंटरनल मेमोरी है। इसके अलावा सब GPUs के साथ एक शेयर्ड मेमोरी भी है, जिसको हमने ग्राफिक्स मेमोरी GPU मेमोरी का नाम दिया था। ठीक है जी। तो CUDA 4 के अंदर इन्होंने एक यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग इंट्रोड्यूस किया। अगर ये वर्चुअल एड्रेसिंग ना होती, यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग ना होती, तो फिर क्या होता, आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामर्स को आपको CPU की मेमोरी को अलग एड्रेस करना पड़ता और GPU वाइज हर मेमोरी को और शेयर्ड मेमोरी को, GPU मेमोरी को, ग्राफिक्स मेमोरी को, उनको इंडिविजुअली उनकी एड्रेसिंग करनी पड़ती। तो बजाय इसे कि प्रोग्रामर पे ये बर्डन हो कि वो एक एक मेमोरी को इंडिविजुअली एड्रेस करे, इन्होंने CUDA 4 में इन्होंने यूनिफाइड एड्रेसिंग वर्चुअल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। Enable pointers to be accessed from GPU code no matter where in the system they reside. No matter आपका जो डेटा है वो कौन सी मेमोरी में है, आपका जस्ट वर्चुअल एड्रेसिंग की बेस पे सब मेमोरी ऑल ओवर जितनी भी मेमोरीज अवेलेबल है वो सब की सब एज अ यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग उनमें इंट्रोड्यूस हुई है, वो एज अ सिंगल मेमोरी के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो प्रोग्रामर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एक्चुअली कहाँ पढ़े हैं, वो जस्ट एक यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग की बेस पे अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। वेदर इन GPU मेमोरी और इन CPU मेमोरी और ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी। ठीक है जी। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह है कि CPU और GPUs जो हैं वो एक यूनिफाइड मेमोरी से कनेक्टेड हैं, और ये इस मेमोरी की जो एड्रेसिंग है इट इज़ एक्चुअली CUDA 4 के अंदर ये वर्चुअल एड्रेसिंग है। ये एज अ प्रोग्रामर यहाँ पे बेशक GPUs की अलग मेमोरीज होंगी, CPUs की अलग होंगी, लेकिन CUDA 4 इसको एज अ सिंगल फुल सिस्टम मेमोरी, एक सिंगल मेमोरी के तौर पे दिखाता है, और उसकी जो एड्रेसिंग है प्रोग्रामर के लिए वो वर्चुअल, जो प्रोग्रामर उससे सिंगल मेमोरी के तौर पे एक्ट करेगा, अपनी एड्रेसिंग जो एड्रेसिंग मोड्स हैं उनको यूज़ करते हुए डेटा को एक्सेस करेगा, लेकिन एक्चुअली
CUDA 4 के अंदर उन्होंने बहुत सारी मेमोरीज को एक सिंगल मेमोरी के तौर पर दिखाया हुआ है, बना देते हैं, और उसके अंदर आपके जो एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेसेस जो हैं, वो बेसिकली उनको कंबाइन करके एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्रिएट कर दी जाती है। ठीक है जी। इसका फ़ायदा क्या है जी? सिंपल प्रोग्रामिंग एंड मेमोरी मॉडल। यूनिफाइड मेमोरी ऑल्सो मेक्स कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड C++ क्लासेस मच ईजियर टू यूज़ ऑन GPU। ठीक है जी। यूनिफाइड मेमोरी है तो आपके जो मेमोरी एक्सेसेस हैं और कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप इजीली इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आप इमेजिन करें अगर आपकी हर GPU की मेमोरी डिफरेंट हो, CPUs की मेमोरी डिफरेंट हो, और आप लोगों ने कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, कोई स्टैक बनाना है या लिंक लिस्ट बनानी है, तो आपको मेमोरी को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगर एक सिंगल मेमोरी के तौर पर जैसे आप ट्रेडिशनली C, जावा, पाइथन वगैरह में करते हैं कि आपके पास एक सिंगल मेमोरी होती है और आप उसमें पॉइंटर्स के थ्रू अपनी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मेमोरीज ही डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी हुई हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा CUDA के अंदर कि आप डिफरेंट मेमोरीज को एक्सेस करें। तो यहाँ पे ये है कि CUDA 4 के अंदर उन्होंने सब मेमोरीज को कंबाइन करके एज अ यूनिफाइड मेमोरी के तौर पे रख दिया है। ठीक है। और परफॉर्मेंस थ्रू डेटा लोकेलिटी, यस ऑब्वियसली बात है, हमने चैप्टर 2 में देखा था। लोकेलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, उससे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। The complexity of this functionality is kept under the covers of the CUDA driver and runtime, ensuring that application code is simpler to write. Right? ये जो unified memory के addressing space memory addressing है, ये basically run time पे CUDA drivers जो हैं वो handle कर रहे होते हैं। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है इस पास्कल आर्किटेक्चर के अंदर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी। अब हम वेक्टर, हमने अभी तक इस चैप्टर में डेटा लेवल पैरेललिज्म के जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें हमने 3 तरह के फ्लेवर्स देख लिए। नंबर 1 एक वेक्टर आर्किटेक्चर है। नंबर 2 SIMD एक्सटेंशंस थी जो बेसिकली वेक्टर इंस्ट्रक्शन सेट में ही कुछ हम इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं, वेक्टर इंस्ट्रक्शंस, और उनका मल्टीमीडिया स्पेसिफिक होती हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बेस्ड। तो हम जो है इन एक्सटेंशंस को हम वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड नंबर पे हमने GPUs का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और आज हमने उसकी एग्जांपल किया। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। वेक्टर आर्किटेक्चर और GPUs को हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम SIMD और GPUs के दरमियान सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे। तो वेक्टर आर्किटेक्चर और GPUs बेसिकली बोथ आर्किटेक्चर्स आर डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट डेटा लेवल पैरेललिज्म, डेटा लेवल प्रोग्राम्स, बट टेक डिफरेंट पाथ्स। ठीक है जी। इनमें RV64V के अंदर रजिस्टर फाइल होल्ड्स एंटायर वेक्टर्स। ये आप लोगों ने देखा था कि आपकी जो रजिस्टर फाइल है एक लार्ज रजिस्टर फाइल थी और जितने भी वेक्टर्स हैं उस रजिस्टर फाइल के अंदर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। जबकि GPU के अंदर ऐसा नहीं है। GPUs के अंदर जो है आपके अभी हम एक डायग्राम भी देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो GPUs के अंदर आपकी बहुत सारी SIMD लेन्स हैं और हर SIMD लेन के पास उसके अपने इंडिविजुअल रजिस्टर्स हैं। ठीक है जी। तो GPU डिस्ट्रीब्यूट्स वेक्टर्स अक्रॉस द रजिस्टर्स ऑफ SIMD लेन्स। हर GPU के अंदर SIMD लेन्स हैं और SIMD लेन्स के पास अपने इंडिविजुअल रजिस्टर्स हैं। तो आपके जो वेक्टर्स हैं वो एंटायर जितने भी लेन्स हैं उनमें आपके जो वेक्टर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। RV64V हैज़ 2 to 4 lanes विद वेक्टर लेंथ ऑफ 32। ठीक है जी। ये हमने जब वेक्टर आर्किटेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था। चाइम इज़ 4 to 16 साइकिल्स। इसके बारे में मैं भी आपके अभी आता हूँ। जबकि ये मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेसर जो है इन GPUs हैज़ 8 to 16 लेन्स। चाइम इज़ 2 to 4 साइकिल्स। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपकी वेक्टर लेंथ जो है वो 32 है, यहाँ पे भी वेक्टर लेंथ 32 है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर जो SIMD लेन्स हैं, यहाँ पे वेक्टर जो लेन्स हैं वो 2 to 8 थी RV64V में, जबकि यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड GPU के अंदर जो है GPU के अंदर आपकी 8 to 16 लेन्स हैं। ठीक है जी। तो ये जो चाइम है क्या होता था चाइम जी, कोई बताएगा मुझे आप में से? जी कोई क्वेश्चन है कि आप लोगों का? सर चाइम शायद था कि जिसके अंदर डिपेंडेंसी जो होती थी ना उसको एक चाइम कंसीडर करते थे, फिर कॉन्वे था। ओके, हम एक कॉन्वॉय डिक्लेयर करते थे जिसमें सब इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंट होती थी और में डिपेंडेंसी नहीं होती थी, और एक सिंगल कॉन्वॉय को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है इट इज़ चाइम। ठीक है जी, सिंगल वन चाइम। तो बेसिकली
आप लोगों के पास जो है RV64V के अंदर आपके 2 लेन्स के लिए जो है वो आप कह लें कि 16 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, और 8 लेन्स के लिए जो है वो आपके 4 साइकिल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। 32 की लेंथ है, तो अगर आप 8 लेन्स यूज़ करेंगे तो आपका जो टाइम है इट विल टेक 4 साइकिल्स टू एग्जीक्यूट, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आपकी 32 की लेंथ है वेक्टर की और आपके पास सिंपल 2 लेन्स हैं, टू लेन्स हैं आपके पास, तो यू विल नीड 16 साइकिल्स इन अ सिंगल टाइम, ठीक है। जबकि GPU में ये टाइम जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया। आपकी यहाँ पे 8 to 16 लेन्स हैं, तो 16 लेन्स के लिए आपको ओनली 2 साइकिल्स रिक्वायर्ड है और 8 लेन्स के लिए आपको 4 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी। तो आप इमेजिन करें आपकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हों, बहुत सारे कॉन्वॉयज़ हों, और हर कॉन्वॉय जो है वो ओनली 4 साइकिल्स आपका ले रहा है इन केस कि आपकी 8 लेन्स हैं, और अगर सिर्फ 2 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं एक पूरे कॉन्वॉय को इन GPU, जबकि यहाँ पे आपके जो RV64V में 4 to 16 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं पर टाइम, एक सिंगल टाइम में इतने साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो GPU में रिड्यूस होकर ओनली 2 टाइम्स हैं, ठीक है, सॉरी 2 साइकिल्स हैं इन सिंगल टाइम, ठीक है जी। तो ये GPUs में बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें ये। तो GPU वेक्टराइज लूप इज़ ग्रिड, हमने GPU में जो आपका लूप था वेक्टराइज लूप, उसको ग्रिड का नाम दिया था, और ग्रिड हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ग्रिड क्या है। उसमें बहुत सारे थ्रेड ब्लॉक्स थे और हर थ्रेड ब्लॉक के अंदर बेतहाशा SIMD थ्रेड्स थे, ठीक है जी। ऑल GPU लोड्स आर गैदर एंड स्कैटर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। जबकि वेक्टर के अंदर कई वेक्टर्स के अंदर वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर हर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गैदर और स्कैटर नहीं है। ये स्पेशल लोड एंड स्टोर्स हैं जिसकी मदद से हम गैदर और स्कैटर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन GPUs के अंदर हर इंस्ट्रक्शन जो है वो गैदर एंड स्कैटर है। ये लास्ट पॉइंट जो है ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है जी। यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन है फॉर सिंपल यानी आपको समझाने के लिए। यहाँ पे अजम्पशन ये है कि बोथ वेक्टर आर्किटेक्चर और GPU दोनों के अंदर ओनली 4 लेन्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हमने आज शुरू में देखा था कि GPUs के अंदर 64 लेन्स हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कंपैरिजन्स के लिए जो इनकी ब्लॉक डायग्राम ये कि अजम्पशन ये की जा रही है कि वेक्टर के अंदर और ये जो राइट साइड पे GPU इसके अंदर दोनों में 4 लेन्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन कैश है वेक्टर के केस में, और एक आपका प्रोग्राम काउंटर है, और ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं, ठीक है जी। और ये आपके ALUs हैं और ये वेक्टर रजिस्टर्स हैं, ठीक है जी। हर लेन में आपके वेक्टर रजिस्टर्स हैं, और इनकी और पर लेन जो है ये अराउंड आप कह लें कि ये पूरी रजिस्टर फाइल है, और टोटल आपके जो रजिस्टर्स हैं टोटल रजिस्टर्स जो हैं वो आपके 64 हैं, ठीक है। ये पूरी आपकी रजिस्टर फाइल है। और ये लोड स्टोर यूनिट आप लोगों ने देखा था वेक्टर आर्किटेक्चर के अंदर, और ये मेमोरी इंटरफेस है, ये सिंपल ये आप पहले देख चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे GPUs के अंदर क्या होता है, GPU के अंदर आपके मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स हैं, क्योंकि आपके SIMD लेन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके SIMD प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो हर एक के साथ इंडिविजुअली प्रोग्राम काउंटर एसोसिएटेड है, ठीक है। हर एक अपनी इंस्ट्रक्शंस को अपने थ्रेड्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका SIMD थ्रेड स्केजुलर है, NVIDIA इसको रैप स्केजुलर कहता है। ये इंस्ट्रक्शन डिस्पैच यूनिट है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले आज के लेक्चर में देखा है, और ये आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं और ये आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं, और ये आपकी रजिस्टर फाइल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 64 रजिस्टर्स हैं, जबकि यहाँ पे पर लेन 1K 1024 रजिस्टर्स पर लेन है। इस सिंपल लेन में 1024 रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे 1024 रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे 1024 रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे 1024 रजिस्टर्स हैं, ठीक है जी। तो इनकी रजिस्टर फाइल बहुत ज़्यादा है। आपकी जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जितने भी वेक्टर्स होंगे वो इन डिफरेंट लेन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, ठीक है। जबकि वेक्टर आर्किटेक्चर के अंदर ये एंटायर रजिस्टर फाइल जो है आपके सब वेक्टर्स जो हैं वो इस पूरी रजिस्टर फाइल के अंदर आपके आ जाते हैं। जबकि यहाँ पे GPU के अंदर आप क्या कह रहे हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस में को जिनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप अपने इन रजिस्टर्स को
आपकी इंस्ट्रक्शंस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है जी, ये SIMD लोड स्टोर यूनिट्स हैं। ये एड्रेस कोएलेसिंग यूनिट है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपकी मेमोरी बैंडविड्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। और ये अगेन मेमोरी इंटरफेस है। तो फ़र्क मेन डिफरेंस ये है कि मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स हैं, आपने यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट करने, और यहाँ पे पर लेन जो है SIMD लेन, इसमें आपके जो रजिस्टर फाइल है वो बहुत लार्ज है और हर एक के पास अपनी अपनी रजिस्टर फाइल्स हैं और बहुत लार्ज हैं, जबकि यहाँ पे आपने अपने रजिस्टर्स को पर लेन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और ओनली 64 रजिस्टर्स हैं आपके पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ जी, हाई लेटेंसी ओनली, यस, वेक्टर आर्किटेक्चर के अंदर हाई लेटेंसी ओनली वंस पर वेक्टर लोड एंड स्टोर। आप वेक्टर आर्किटेक्चर के अंदर क्या करते थे, आप एंटायर वेक्टर्स को लोड कर लेते थे, लेकिन आपको इनिशियली आपको हाई लेटेंसी पे करनी पड़ती थी। जबकि यहाँ पे क्या है, आपको हाई मेमोरी लेटेंसी यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग, आप ये आप सॉरी हाइड मेमोरी लेटेंसी यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि GPUs के अंदर मेमोरी लेटेंसी हाई होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा होता है मल्टी थ्रेडिंग की को यूज़ करते हुए कि ये जो हाई लेटेंसी होती है वो बेसिकली हाइड हो जाती है और उसका इफेक्ट निग्लेजिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हाई मेमोरी लेटेंसी है वो हाइड हो जाती है, उसका इफेक्ट निग्लेजिबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स हैं इनमें इनिशियली आपको हाई लेटेंसी पे करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो है वो आप एंटायर वेक्टर्स को लोड कर लेते हैं। GPUs के अंदर जी कंडीशनल ब्रांचेस यूजिंग मास्क रजिस्टर्स, ये आपकी हार्डवेयर में मैंने जो रही है, जब मैंने आपको वेक्टर आर्किटेक्चर्स पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि GPUs के अंदर जो मास्क रजिस्टर्स हैं ये हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, जबकि वेक्टर आर्किटेक्चर्स जो हैं उनके अंदर ये कंपाइलर लेवल पे हैंडल हो रहे होते हैं। कंडीशनल ब्रांचेस जो हैं वो कंपाइलर लेवल पे हैंडल हो रही है, मास्क रजिस्टर जो हैं कंपाइलर लेवल पे हैंडल हो रही है। ठीक है जी, वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर कंट्रोल प्रोसेसर होता है, जबकि GPUs के अंदर कंट्रोल प्रोसेसर नहीं होता। GPU कंट्रोल प्रोसेसर इज मिसिंग, इट हैज़ थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि GPUs के अंदर जो है वो कंट्रोल प्रोसेसर नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर है जो डिफरेंट ब्लॉक्स को, थ्रेड ब्लॉक्स को डिफरेंट SIMD, हर थ्रेड ब्लॉक को एक सिंगल SIMD प्रोसेसर को वो असाइन करता है। ठीक है जी, स्केड्यूल करता है। सिंगल एड्रेस स्पेस, यस, इसके अंदर सिंपल एक रैम ही होती है जिसको उसने एड्रेस करना है, और यहाँ पे GPUs के अंदर जो है सेपरेट एड्रेस स्पेस एंड ट्रांसफरिंग ओवर PCI बस, PCI एक्सप्रेस बस। ठीक है, थाउजेंड साइकिल्स, यहाँ पे जो ओवरहेड है मेमोरी का, मेमोरी एक्सेस का, वो थाउजेंड्स ऑफ साइकिल्स का ओवरहेड है। ठीक है, लेकिन अगेन ये यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग जो है उसकी वजह से प्रोग्रामर को ये पता नहीं चलता कि भाई ओके वो एक बहुत सारी मेमोरीज़ को एक्सेस कर रहा है या सिंगल मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। एक्चुअली बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन एज अ प्रोग्रामर आपको वो एक सिंगल एड्रेस स्पेस ही नज़र आ रही है जो बेसिकली एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे SIMD आर्किटेक्चर GPUs के अंदर कुछ कंपैरिजन है, ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसको अपने तौर पे भी देख सकते हैं। SIMD प्रोसेसर्स जो हैं इनमें 4 to 8 लेन्स हैं, जबकि GPU के अंदर 8 to 32 SIMD प्रोसेसर्स हैं, और पर SIMD प्रोसेसर जो हैं वो अप टू 64 लेन्स हैं। ये भी हमने जब पास्कल आर्किटेक्चर का एक सिंगल SIMD प्रोसेसर को देखा था और हमने देखा था उसमें 64 लेन्स हैं। ठीक है जी, एक सिंगल SIMD प्रोसेसर के अंदर 64 लेन्स हैं, जबकि वेक्टर के अंदर ओनली 2 to 4 लेन्स हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करें वेक्टर में तो 2 to 4 आप थ्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि GPUs के अंदर अप टू 64 थ्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, टिपिकल रेशो सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन परफॉर्मेंस 2:1 2:1 ये सेम है, और लार्जेस्ट कैशेस जो हैं ये आपको पता है जो GPUs के अंदर जो ऑन चिप मेमोरी है वो स्मॉल है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे सिंपल 4 मेगाबाइट्स हैं, जबकि वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर सॉरी SIMD एक्सटेंशंस के अंदर इट इज़ 40 मेगाबाइट्स। ठीक है जी, तो साइज ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग 64 बिट्स, मेन मेमोरी अप टू 1 GB वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर। ठीक है, और जब यहाँ पे आप 24 GB अप टू 24 GB यूज़ कर सकते हैं, और ये ओल्ड वैल्यूज़ हैं, अगरचे आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं। ठीक है जी, और ये बाकी कुछ चीज़ें ये आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। ये बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से पेज डिमांड पेजिंग इस तरह की चीज़ें जो हैं, कैश कोहेरेंसी, ये हमने चैप्टर 2 में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा था, और ये बाकी चीज़ें जो हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी,
अब यहाँ पे एक कंपैरिजन है, ये ठीक है, इसका नाम जी रूफलाइन मॉडल था। चले जी, ये आज जी ये आपके कोर्स की लास्ट स्लाइड है और इसमें बेसिकली आपका कोर i7 हेलम आर्किटेक्चर का जो है ये आपके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे दिखाए गए और टेस्ला GTX 280, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई गई है राइट साइड पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोर i7 है इसकी जो पीक डबल प्रिसीजन परफॉर्मेंस है इट इज़ 42.66 गीगाफ्लॉप्स, ठीक है जी, जबकि ये GTX 280 के अंदर ये आपकी 78 गीगाफ्लॉप्स पर सेकंड है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो इनकी मेमोरी थ्रूपुट है इट इज़ 16.4, इनकी 127 गीगाबाइट्स पर सेकंड फॉर NVIDIA GTX 280। ये जो नीचे वाले ग्राफ्स हैं इनमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अरिथमेटिक इंटेंसिटी के पैरेलल जो दो लाइंस हैं ये सिंगल प्रिसीजन के लिए ये ऊपर वाली लाइंस, ठीक है जी। जो बॉटम लाइंस हैं ये ऊपर, ये जो ऊपर वाले ग्राफ्स हैं इनको रीड्रॉ किया गया है। ये जो 42.66 की लाइन है वो यहाँ पे रीड्रॉ की गई है, ठीक है जी, यहाँ पे ये रीड्रॉ की गई है। और इसी तरह NVIDIA GTX 280 के अंदर भी ये जो लाइन है 78 गीगाफ्लॉप्स पर सेकंड की ये यहाँ पे रीड्रॉ की गई है, ठीक है, ताकि कंपैरिजन आप कर सकें कि सिंगल प्रिसीजन की क्या परफॉर्मेंस है और डबल प्रिसीजन की क्या परफॉर्मेंस है। तो डबल प्रिसीजन रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्रिसीजन परफॉर्मेंस, ठीक है जी। तो ये मेमोरी थ्रूपुट्स ऑलमोस्ट इनकी सेम है। तो अब अगर आप मुझे इस पर आप गौर करें, अगर मुझे नहीं लगता आप सारे इस वक्त गौर करने की हालत में हैं क्योंकि ज़्यादातर ख्वाब गफलत की नींद में और साथ साथ आप में से किसी ने भी नहीं पढ़ा। खैर मिड और फाइनल में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप गौर करें, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके कोड के अंदर डबल प्रिसीजन इंस्ट्रक्शंस आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डबल प्रिसीजन ऑपरेशन आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाले कर्व्स हैं हमने देखा था, ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जितना लेफ़्ट साइड पे हो उतना अच्छा होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स ऐसे लिख सकते हैं जिनकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी जो है आपके पास, ये ऑप्शन जो होगी अरिथमेटिक इंटेंसिटी आपके पास, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं जो पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉइंट जो है ये आपका राइट साइड पे होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं NVIDIA GTX 280 के अंदर आपका ये पॉइंट बहुत ज़्यादा राइट साइड पे है, मोर देन 4 अरिथमेटिक इंटेंसिटी जो है। अगर आप उस तरह का कोड लिखेंगे जिसमें मोर देन 4, ऑलमोस्ट ये 4.8 के करीब है, 4 में 5 ऑलमोस्ट 5 के करीब है, ये 5 अरिथमेटिक इंटेंसिटी से ज़्यादा का आप कोई कोड लिखेंगे तभी आप जाके पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका कोर्स हो गया ख़त्म। तो कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का आज के लेक्चर में, आज से पहले किसी भी लेक्चर में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।